देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे देश में एक तो कोरोना भारी, लेकिन दूसरी राजनीति भारी। इन दोनों के बीच में आम जनता पिस रही है। अब कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और इन सब के बीच में खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पत्रों का खत लिखा है। नड्डा ने सोनिया गांधी को भेजी गई अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो कोरोना महामारी के इस संकट काल में कांग्रेस के रवैये से काफी परेशान है, लेकिन हैरान नहीं है। आपको ये बता दें कि जेपी नड्डा ने इस आपातकाल के दौरान कांग्रेस की भूमिका और पार्टी के कुछ नेताओं के नकारात्मक रवैये पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय वैक्सीन का मजाक उड़ाया। कोरोना महामारी के वक्त भी नकारात्मक राजनीति की जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। और आपको बता दें, ये भी यहाँ पर याद दिला दें कि पिछले काफी समय से कांग्रेस देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं सोनिया गांधी ने भी बाकायदा इसे लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी थी। मुलुंड की एक महिला नागरिक कल शाम को मेरे पास आई थी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उनको महानगर पालिका के विक्रोली सेंटर का शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मिला था उनके पहले डोज के लिए। कुछ कारणवश वह वहां पे जा नहीं पाई, लेकिन हैरत उनको ईमेल द्वारा उनकी फर्स्ट डोज की प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गई। तो उनकी पूरी फैमिली परेशान। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं निश्चित ही इसकी जानकारी लूंगा और इस पे इन्वेस्टिगेशन आयुक्त के पास यह मांग रहे में दिए गए ऑडिट और यह एक घोटाला सामने। मैंने जब ट्वीट से 12 मुझको जवाब दिया है, भी है कामा हॉस्पिटल में भी 10 से 11 नागरिकों का इसी प्रकार से उन्होंने डोज नहीं लिया है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो दोषित अधिकारी हैं उनको उनके पद से मुक्त कर देना चाहिए। इस विषय को लेकर के क्या आप हेल्थ मिनिस्ट्री या मुख्यमंत्री वगैरह को खत वगैरह लिखने वाले? चूंकि ये महानगर पालिका के तहत हुआ है, तो मैंने महानगर पालिका आयुक्त के पास यह मांग रखी है। अगर आने वाले 2 दिनों में ठीक से जवाब न मिला तो मैं निश्चित ही मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री इन दोनों को पत्र लिखूंगा। No, the Supreme Court had said that the vaccination policy of the Narendra Modi-led government violates right to life, which is a fundamental right in our constitution. And secondly, the Supreme Court also did not believe when the Narendra Modi-led government told the court that the oxygen supply and its monitoring is being monitored by Shri Narendra Modi and Mr. Amit Shah. Now that is why I am of the opinion that the government of India has failed in their vaccination. इसी बीच में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, एक तरफ तो कोरोना की मार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीति जमकर हो रही है। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को अब 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संकट काल में नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है। जिस तरीके का रवैया कांग्रेस का है, उस तरीके का नहीं होना चाहिए। सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा देश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय कोरोना काल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देश भर में देखने को मिल रहा है। वैक्सीन को लेकर हाहाकार है, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। विपक्ष अपनी राजनीति करने में जुटा हुआ है, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष का जवाब बार बार जब देखने को मिलता है तो उससे तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस की राजनीति एक तरफ, क्योंकि सोनिया गांधी पहले कई बार कह चुकी हैं वीडियो जारी करके भी वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर कि देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, इसको सुधारने की जरूरत है।
और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ में राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सुजाता पॉल कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, पहला सवाल आपसे ही होगा। ऐसी कांग्रेस की कौन सी राजनीति है जो कि बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा को 5 पन्नों की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखनी पड़ी? पुरानी कहावत है जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से इन बातों को कहा है। मैंने उसमें उन्होंने एक गोदान नाम की उपन्यास लिखी थी, उसमें कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो साथ बैठकर बांट लेना और जब सुख की घड़ी आए तो लड़ लेना। तो हमारे देश में ठीक इसके विपरीत होता नजर आता है। जब हमारे देश में एक महामारी, जो बीमारी नहीं है, जो महामारी है, जिसको लेकर हमारा देश अभी इससे बाहर निकलने के लिए प्रयासरत कर रहा है, इसमें जो चिट्ठी गैंग है, हर वक्त चिट्ठी लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर लिखा जाता है, जिसमें सर्वदलीय बैठक की भी बात की जाती है और अन्य बातों का भी जिक्र किया जाता है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि कहीं अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, लेकिन वो अव्यवस्थाओं को सरकारों के साथ तालमेल बैठाकर इसको संपूर्ण और संकीर्ण तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी बीच में अगर सर्वदलीय बैठक की मांग की जाती है चिट्ठी लिखकर, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के मंशा पे सवाल उठने की बात ये आती है, क्योंकि जब सरकार ने खुद से संवाद कार्यक्रम को खोल रखा है तो फिर इसमें चिट्ठी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही नहीं, अगर देखेंगे, अगर आप राहुल गांधी जी की भी बातों पे अगर आप ध्यान देंगी तो कभी राहुल गांधी जी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में दिखते हैं, कभी इसके विरोध करते नजर आते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लगाए बिना महामारी को कंट्रोल करना संभव नहीं है। और इन्होंने पहले कहा था कि इसके मैं विरोध हूं, इससे आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग बातें अगर करेंगे तो फिर ये किसी न किसी डिसीजन को लेने में असमर्थ होंगे। हाँ, मैं ये चीज जरूर मानता हूं कि अभी की जो संवेदना है वो अभी हमें युद्ध स्तर पे हमारे देश को महामारी से बाहर निकालने की है। अभी चिट्ठी लिखकर और दूसरे जगह की टूल किट पढ़ने की जरूरत किसी को भी नहीं है। अभी एकजुटता का परिचय देना है। अगर आप रहेंगे, हम रहेंगे, तभी आप विपक्ष में बैठेंगे या फिर हम विपक्ष में बैठेंगे और फिर आगे की सकारात्मक राजनीति की बात की जाएगी। फिलहाल की बातें जो है वो नकारात्मक रवैये में नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वहां के मुख्यमंत्री जी से बात की तो उन्होंने उनकी बातों को सराहा कि आप अच्छे कदम को उठा रहे हैं और आप अच्छा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, सुजाता पॉल जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, पहले उन तक आवाज नहीं जा रही थी। एक बार फिर से सुजाता पॉल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सुजाता जी, आवाज सुन पा रही मेरी? जी बिल्कुल। लगातार जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी सामने आती है, पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी, अब बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, इसकी वजह से अब जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखनी पड़ी है सोनिया गांधी को ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये संकट काल में नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है, आरोप आप पर। ये कंफ्यूज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये गाय, गौमूत्र और गोबर भूसे के आगे सोच नहीं सकती। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए। सुजाता जी, मैं आपकी बात पूरी करूंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना काल में जमकर राजनीति इस समय हो रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। सुजाता जी, अपनी बात पूरी करिए, कई ऐसे आरोप हैं जो कि कांग्रेस पर लग रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गाय, गौमूत्र, गोबर, भूसे के आगे सोच नहीं सकती। दिमाग में अगर आपने भूसा भर लिया हो तो आप कैसे आंकड़ों को समझेंगे? अगर आपने ये निश्चय ही कर लिया हो कि आपको साइंटिफिक तरीके से कोई कार्य नहीं करना है तो कैसे करेंगे? मैंने तो तस्वीरें देखी आदित्यनाथ जी की,
वो इस वक्त हवन में लगे हुए हैं। भाई जो धर्म से संबंधित चीजें होती है, आस्था से संबंधित, वो आपकी निजी चीजें होती हैं। जब आप एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको देश को चलाना होता है, हर समुदाय को साथ लेकर चलना होता है, सही मैसेज देना होता है। इस वक्त भाभी जी पापड़ हो या गोबर लीप कर लोगों को बताना कि कोरोना को कैसे भगाना है, या कोरोनिल को बढ़ाने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री भी सामने आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। साइंस यानी कि विज्ञान के ऊपर आधारित कर अगर हम इस लड़ाई को शुरू से लड़ते, यानी कि अगर हम डेटा को स्टडी करते, डेटा को छुपाते ना, तो हम इस लड़ाई को जीत सकते थे। मगर केवल अपनी इमेज को, और 56 इंच की छाती जो होती है ना, अगर वो 560 इंच की भी हो जाए, मगर दिल ना हो उसके अंदर, संवेदनशीलता ना हो, तो भारत जैसा देश नहीं चल सकता। हमारे देश में आज जो स्थिति है, आप देखिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्या करते हैं। जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक बहुत ही वाइज, बहुत ही समझदार व्यक्ति बताते हैं, चिट्ठी लिखकर अपने सुझाव देते हैं सकारात्मक, तो हर्षवर्धन जी समय निकाल लेते हैं पैंडेमिक से लड़ते हुए उनको इस बात पे जवाब देने के लिए कि आपने कैसे चिट्ठी लिखी। बाद में इस पर मुहर कौन लगाता है? माननीय उच्चतम न्यायालय की। जो वो कह रहे हैं वही बात न्यायालय भी कहती है कि इसको क्यों नहीं दोहराते आप। अब आप बात कर रहे थे लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन जो पहला लॉकडाउन लगा वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि अनप्लान था। ये कोई नहीं कह रहा कि लॉकडाउन जो है वो आपने क्यों लगा दिया, ये कह रहे हैं बार बार कि आपने तरीके गलत इस्तेमाल किए, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे थे। आप अगर उस वक्त ट्रंप को नमस्कार आइए ट्रंप ना करते, इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर लेते और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बजाय इस लड़ाई को लड़ते, ये ना कहते कि सुनामी जैसी बातें जो कर रहे हैं कि सुनामी की तरह आएगा कोरोना, वो राहुल गांधी गलत है, उनको साथ लेकर चलते, सामंजस्य बनाते, संचार करते, तो सबका सहयोग लेकर आप चलते और देश को बचा पाते। मगर ये नहीं किया। आज आप डर रहे हैं क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने आप पे सवाल उठाए कि आपने ये क्या कर डाला। अब जब लास्ट रिजॉर्ट की स्टेज पे हम आ गए हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, किस तरह से मौतें हो रही है गांव गांव में, पहाड़ के गांव में ये कोरोना फैल गया है। उस वक्त इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है। राहुल जी अब जवाब दीजिए, जो बात पहले राहुल गांधी कहते हैं लॉकडाउन लगा दीजिए, जब शुरुआत में राहुल गांधी ने कही थी वो आपको बुरा लग जाता है, फिर उसके बाद वही काम सरकार करती है, तो नकारात्मक राजनीति वाला शब्द कैसे आ गया? देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, सबसे अहम बात यह है कि जो सुजाता मैम जो बातों को बोल रही थी, मैं उन बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बातों को कहते हुए थोड़ा वो अपनी विचारधारा को बदलते हुए नजर आई, जो जहां तक मुझे लगता है ये मेरी अपनी निजी राय है। मैंने इनके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दे देता हूं। इन्होंने जो कहा कि योगी जी यज्ञ कर रहे हैं और जाके ये हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें एक धर्म को लेकर नहीं चला जा सकता है, तो मैं इनको स्पष्ट करूं, वो सनातन धर्म से आते हैं, तो सनातन धर्म के होते हुए वो अपना यज्ञ सुख और शांति के लिए कर रहे हैं, वो इनकी अपनी निजी राय है। दूसरी बात, जो लॉकडाउन की बात कही गई है, तो लॉकडाउन को लेकर जब पहली बार जब लगा था, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तो ये एक जाहिर सी बात है तो उसमें सफलताएं अच्छी हासिल की गई थी, लेकिन वो लॉकडाउन केंद्र ने लगाया था। केंद्र को लगाने की वजह से केंद्र की बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी। जो गैर भाजपा प्रदेशित राज्य रहे वहां से सबसे ज्यादा आलोचना ये की गई थी, और खास करके विपक्ष ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये कहकर क्योंकि कि केंद्र ने हस्तक्षेप कर लिया, केंद्र ने डिक्टेटरशिप कर लिया है, ये विपक्ष के लोग बोलते रहे थे, जबकि उस समय की स्थिति काफी अच्छी रही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए
औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल जी, अभी आप बोल रहे थे कि पहले जब लॉकडाउन लगा था तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था, इस बार जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की बात हो रही तो विरोध तो आप भी कर रहे थे वहां पर। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा था, आप अपनी भूमिका वहां पर निभा रहे थे। हाँ, मैं अपनी बातों को आगे ले चलता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद सारे मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दिया कि आप अपनी सुरक्षा के अनुसार लॉकडाउन लगा सकते हैं। उसके बाद 17 मार्च 2021 को एक बैठक हुई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ पुनः, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सेकंड वेव आने वाला है उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, ये भी ध्यान में रखना है और कोरोना प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है उसका ध्यान में रखना है, ये भी बात कही गई थी। हाँ, और आपने जो महाराष्ट्र का जो जिक्र किया काजल जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उस समय महाराष्ट्र लॉकडाउन नहीं लगाने के पक्ष में तब था जब स्थिति उतनी खतरनाक नहीं हुई थी। लेकिन जब स्थिति बदलती है तो जरूरत के हिसाब से पुल तो बाढ़ आने से पहले ही बांधा जाएगा ना। एक मिनट राहुल जी, पुल तो बाढ़ आने से पहले ही बांधा जाता है। बाढ़ आ जाएगी उस समय थोड़ी पुल बांधने का कोई फर्क होता है। देखिए, आपका कहना सही है। हाँ। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं, हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन लगाने में देरी हो गई, अब वहाँ के हालात हम देख तो रहे हैं। देखिए, ये निर्भर करता है वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर। अगर हम वहाँ आपके साथ वक्त में बैठे हैं तो हम आपसे अपनी बातों को कहेंगे और लोगों की बातों को आपके सामने रखेंगे। ये आपके सुरक्षा पर निर्भर करता है कि आप इस बातों को किस प्रकार से लेते हैं। तो अगर आपने लिया तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या अन्य प्रदेश हो, सब जगह लॉकडाउन लगे हैं, ठीक। लेकिन केंद्र के माध्यम से जो लॉकडाउन लगाना है इसके ऊपर भी सहमति लगभग बन रही है और विचार आ रहे हैं। लेकिन जो ये नकारात्मक की जो बात कही गई है, नकारात्मक ऊर्जा लगाने की जो बात कही है, ये कंफ्यूजन वाली बात होती है। लेकिन नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक इस चीज को भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने क्यों कहा था कि देश में हालात ऐसे हो गए। सोनिया गांधी को तो इसलिए कहना पड़ा ना क्योंकि हालात देश में बदतर हो चुके थे, हाहाकार मचा हुआ था, इसीलिए विपक्ष को कहना पड़ा संभालो इसको। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई महामारी होती है तो उस समय अगर किसी भी देश हो, चाहे वो भारत हो या कोई अन्य देश हो, उसके द्वारा सारे इंतजाम कम पड़ जाते हैं। अगर आप अपने यहाँ 3-4 लाख हॉस्पिटल का भी निर्माण कर लेंगी तो आपकी जनसंख्या के आधार पे वो कम ही हो जाएगा, क्योंकि महामारी के समय में एक एक चीजें कम होते जाती हैं। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा, जो पिछली बार जब कोरोना हमारे पास आया था तो उससे हमने सीखा था और सीखकर हमने ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर अपनी क्षमता बढ़ाई थी और ठीक है। मतलब कांग्रेस अगर कुछ कहती है तो बीजेपी को कंफ्यूजन लगता है, वो कंफ्यूजन वाली बातें लगती हैं। नहीं, देश के सामने अगर कोई जनप्रतिनिधि और कोई पब्लिक फिगर अपनी बातों को रखता है तो वहां कंफ्यूजन आता है। आपको मैं बता दूं, जहां पे विपक्ष का नकारात्मक राजनीति भी तो उसी को कहा जा रहा है ना राहुल जी, नकारात्मक राजनीति भी तो उसी को कहा जा रहा है ना। मैं बता रहा हूँ काजल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहली बार जब वैक्सीन आई थी और जब देने की बात कही गई थी तो सपा के प्रमुख ने कहा कि ये भाजपा का वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। तो अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया की जाएगी, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया की गई थी कि बहुत तेजी से बहुत जल्दी वैक्सीन आया है तो थोड़ा सोच समझना होगा। अगर ठीक है, सुजाता जी जवाब दे रही है आपका। सुजाता जी, ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, बहुत टाइम हो गया, बोलिए। जी, मैं आखिरी बात का जवाब पहले दूंगी। अखिलेश यादव की ये बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव ने जो बात की थी उसको तोड़ मरोड़ के अगर राजनीति करने के लिए नहीं इन्होंने बातें करी तो क्या करी। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लूंगा, यही कहा था ना।
ये तो नहीं कहा था कि वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं लूंगा। मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन इतनी समझ तो मुझे है। लेकिन देश की मासूम जनता को भ्रमित इसलिए किया गया क्योंकि आप लोगों को राजनीति करनी है और आपको देश संभालना नहीं आता। विपक्ष में आप अच्छा काम करते, चीखते चिल्लाते हैं। वो चीखना चिल्लाना जब आप सरकार में आने के बाद करते हैं तो वो बताता है कि ना आपके पास एक्सपीरियंस था, ना आप एक्सपीरियंस गेन करने की इच्छा रखें, क्योंकि आप सोच लेते हैं आपको सब कुछ आता है। और यही बताता है कि क्यों ये लोग मोदी 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 कर रहे हैं। और मोदी जी अगर डिक्टेटर नहीं है तो आप मुझे बताइए कि वो क्या है। वो इस वक्त क्योंकि दबाव में आ गए, इसलिए वो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगाऊं या नहीं लगाऊं। अरे अगर आप एयरपोर्ट में पायलट होंगे ना तो आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। और पैंडेमिक भी उसी तरीके से होता है, आपको एकदम डिसीजन लेने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सत्ता में ही आए हैं हिंदू मुस्लिम करके, राष्ट्रवाद का नारा देकर, है ना। तो अब सत्ता कैसे संभाले, ये कह रहे हैं उनकी निजी राय। तो निजी राय को निजी रखे ना, अपने घर के अंदर रखे, दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं। एक संविधान के हिसाब से चुना हुआ प्रधानमंत्री जब शिलान्यास के लिए जाता है राम मंदिर के, तो वो गलत मैसेज देता है। आज भगवान राम भी सजा दे रहे हैं, और उनको दे रहे हैं क्योंकि राम तेरी गंगा मैली किसने करी, मोदी ने। मोदी जी अगर अहंकारी ना होते तो वो सबको साथ लेने में विश्वास रखते, केवल एजेंडा प्रोपेगेंडा ना करते, केवल बोलते ना। लॉकडाउन की आलोचना हुई तो आप आलोचना से डर रहे हैं, इससे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। हर चीज को सेंट्रलाइज किया। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिस सर्टिफिकेट के ऊपर मोदी जी की तस्वीर है वैक्सीनेशन वाली, वो क्यों है। अगर वैक्सीनेशन केंद्र के बजाय राज्य की जिम्मेदारी है, तस्वीर हटाओ। और अगर तस्वीर लगानी है तो उन लोगों की डेथ सर्टिफिकेट पे लगाओ जिनकी मौतें आज इस मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है, इस अव्यवस्था की वजह से हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसका हम विरोध करते हैं, लेकिन मैं इस सरकार को बताना चाहती हूँ कि आप जब केंद्र में होते हैं तो कोई भी सरकार जो कमजोर होती है उसकी मदद करना आपका काम होता है, लेकिन आपको तो कोविड विस्टा बनाना है। और ये बात कर रहे थे बीमारी की ना, तो मैं इनको बताऊं, जो घाव होता है ना वो नासूर बन जाता है अगर उसे ज्यादा दिन तक रहने दो। और यही घाव मोदी जी ने इस देश को दिया है, क्योंकि मोदी जी वो घाव है जो आज नासूर बन गया है, क्योंकि वो संभाल नहीं पाए देश को। ये है अव्यवस्था का कारण। मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हट जाइए, हम कह रहे किसी और को बना दीजिए ना, व्यवस्थाएं ठीक कर दीजिए। ठीक है राहुल आनंद जी, मोदी जी ने वो घाव देश को दिया है, मरहम कौन लगाएगा इस पर। देखिए काजल जी, सबसे अहम बात ये है कि जो विपक्ष होता है उसका काम है हम पे सवाल उठाना, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल की दशा लेकिन उन सवालों को सुना नहीं जा रहा है राहुल जी, सबसे बड़ी बात है उन सवालों को सुना नहीं जा रहा है। जो एडवाइस दी जाती है विपक्ष की तरफ से, ना उस एडवाइस को सुना जाता है, ना सवालों को सुना जाता है। वीडियो जारी की जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। कोई एडवाइस दी जाती है तो उसका जवाब भी उल्टा दिया जाता है। उन सवालों को सुना कहाँ जाता है। काजल जी, जब सरकार की तरफ से संवाद स्थापित किया जाता है 1 to 1, तो इसमें सारे लोगों का स्वागत होता है, और जितने भी इन लोगों ने अपनी बातों को कही है सरकार उसको मानती है। पहले भी इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जब कांग्रेस के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष का नेता चुना गया था, और कांग्रेस ने इसमें एक अच्छी भूमिका निभाई थी, ये भी सब लोग जानते हैं। और उनको विदेश भेजा गया था, अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। ठीक उसी प्रकार से मोदी जी के भी शासन में विपक्ष के लिए ही सदन बनी है, लोग भूल जा रहे हैं। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ समस्या ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ समस्या ये है कि मोदी क्यों बैठा है। ठीक, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है। मैं बात करता हूँ, मैडम ने एक बात कही है कि जो सरकार कमजोर है, जो राज्य की सरकार कमजोर, उसको मदद नहीं दी जा रही है। ये कैसा बात करती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मदद दी गई है और सबसे ज्यादा पीठ भी थपथपाया गया महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री की तरफ से, इसको कैसे नकारा जा सकता है। आप आ जाइए राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में भी जब वहां के जो गहलोत जी बीमार पड़े थे तो उस समय भी केंद्र उनके साथ खड़ा था। हर वक्त समझना देती है। जहां तक लॉकडाउन और जो बीजेपी की वैक्सीन की जो बात की गई थी, मैं आपको बता देता हूं,
बीजेपी के शासन में ये वैक्सीन आई थी, इसलिए बीजेपी के वैक्सीन कहकर उसको संबोधित किया गया था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया था कि वो कह रहे थे कि इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। अगर इस प्रकार की बातें अगर हमारा विपक्ष रखेगा तो आपको लगता है कि हमारे देश के लोग इस बात को समझेंगे? इसलिए अभी जो वैक्सीन के पास जो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार के युद्ध स्तर का प्रयास है, जिसकी वजह से लोगों तक वैक्सीन पहुंच रहा है और उसको हम पहुंचाने में कामयाब भी हो रहे हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट और समय दीजिए। जो राम मंदिर का जो शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जो गए थे, तो मैंने बार बार इस बात को कहा है कि वो सनातन धर्म से आते हैं। अगर आपको वहां के हिंदू महासभा का कोई व्यक्ति अगर आपको बुलाता है, आदर सम्मान देता है, तो एक हिंदू होने के नाते वो गए थे उसका शिलान्यास करने के लिए। ये चीज मानना होगा, ना कि इसका नकारात्मक तरीके से इसका प्रचार करना होगा। जी ठीक है, सुजाता जी जवाब देंगे। सुजाता जी, कई ऐसी बातें हैं जो कि इस समय राहुल जी बोल रहे हैं, विपक्ष की तरफ से बहुत गंभीर आरोप है, मतलब वैक्सीन को लेकर ऐसी बातें करना। देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वैक्सीन पे सवाल नहीं उठाया। जो सवाल उठाए बहुत लाजमी सवाल थे, बहुत ही जेन्युइन सवाल थे। जैसे जब लोगों को आप वैक्सीन दे रहे हैं तो क्या विपक्ष ये नहीं पूछेगा कि क्या सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर दिए गए? लोगों की जिंदगी की चिंता है, पर क्या करें, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो सत्ता में पहली बार आई है, हीन भावना से ग्रसित है। क्योंकि ये पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर हीन भावना कौन सी है, कौन सी कॉम्प्लेक्स है कि इन्होंने देश की आजादी में कोई रोल नहीं प्ले किया। इसलिए आज इनको हर बात में पिछली बातों को नकारात्मक रूप से बताने की जरूरत होती है, और इसी एजेंडा प्रोपेगेंडा की वजह से आज देश इस स्थिति में है। मोदी को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का काम है देश को संभालना, लेकिन उनको पैंडेमिक के समय पे इलेक्शन रैलीज करनी थी, पैंडेमिक के समय में शिलान्यास करने जाना था, पैंडेमिक के समय में लोगों को ये बताना था कि हम जीत गए कोरोना से, और आज आप देख रहे हैं हम कहाँ हैं। उन्हें पैंडेमिक के समय में कुंभ कराना था, कुंभ की वजह से देखिए कि किस प्रकार से हमारे तो पहाड़ में फैल गया है कोरोना, उत्तराखंड में, देश में पूरे राज्य में हर गांव में फैलाया गया है ये कोरोना। क्योंकि आप मुझे बताइए, 90 लाख लोगों को इन्होंने अनुमति दी उत्तराखंड के हरिद्वार में आने के लिए, केवल अप्रैल महीने में 61 लाख लोग आए। उसको रोका जाना चाहिए था या नहीं? इन्होंने तो कह दिया था हम जीत गए। आप देखिए, जब ये बात करते हैं ना महाराष्ट्र की, राजस्थान की, तो मैं इन्हें बता दूं, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की बड़ी कोशिश करी इन्होंने बड़ा दोषारोपण भी किया, मगर उनसे सीखेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे स्थिति संभालने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो काम करते रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री काम करते रहे चुपचाप से। चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। इसलिए आज इनके पास कोई चारा नहीं है, वो एग्जाम्पल है, लेकिन वो आपके भी देश का हिस्सा है भाई, उनसे सीखने की आवश्यकता है। हर समय दोषारोपण नहीं होना चाहिए, सकारात्मक रूप से सुझाव लेने की जरूरत है जो सरकार में। ठीक है राहुल जी, लास्ट रिएक्शन आपका होगा, समय की कमी है। राहुल जी, आपको नहीं लगता कि तमाम ये फैसले जो सरकार के गलत रहे, चाहे वो इलेक्शन का फैसला हो, कुंभ का फैसला, उत्तराखंड में क्या हालात है कोरोना को लेकर, ये सबको पता है। कुंभ से पहले ऐसा नहीं था, और पहली लहर में भी उत्तराखंड में ये हालात नहीं थे जो कि कुंभ के बाद हो चुके हैं। देखिए, जो कुंभ का जो फैसला था सरकार का, और सरकार ने उसको प्रतिनात्मक भी किया था, और कुंभ जैसा जो महाआयोजन होता है वो खुले में किया जाता था, ना कि तमली जमात की तरफ बंद कमरों में किया जाता था। और आपने देखा होगा कि हमारे जो गुरु थे उनको अगर हमने रिक्वेस्ट किया तो वो हमारी बातों को माने, और उन्होंने उसको प्रतिनात्मक कर दिया। कुंभ में हुई थी 60-70 महामंडलेश्वर जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो भी उसी कुंभ में हुए थे, सारा पता है, सबको पता है। ये मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी कह रहा हूं कि उनको जब रिक्वेस्ट किया गया तो वो हमारी बातों को माने और वो हट गए, ये भी एक अच्छी बात है। ये गलत कह रहे हैं, और तबलीगी जमात को, हर व्यक्ति को हर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कुछ शर्म करिए, हिंदू मुसलमान मत करना। ठीक है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देश में हालात ये हो चुके हैं कि राजनीति पूरे चरम पर है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, राजनीति जमकर हो रही है। कोरोना से लोगों को कैसे बचाना है ये कोई नहीं सोच रहा। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते, जल्द हाजिर होंगे।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो भारत में कोरोना की भयानक रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अब मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,29,942 केस सामने आ चुके हैं और 3,876 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब तक 2,49,992 लोगों की कोरोना से मौत अब तक हो चुकी है। वहीं भारत कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन भारत में तबाही मचा रहा कोविड का ये नया वेरिएंट अब पूरी तरीके से दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। WHO ने कहा है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता और सरोकार का विषय है। UN की स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि कोविड का ये नया वेरिएंट भारत में पिछले साल अक्टूबर महीने में पहली बार देखा गया था। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओरिजिनल की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से प्रसारित होता है। ये भी आशंका है कि नए वेरिएंट ने वैक्सीन से बचाव के लिए भी कुछ प्रतिरोध विकसित कर लिए हैं। ऐसे में WHO ने इसे वैश्विक स्तर पर चिंता के विषय के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे पहले कोरोना के 3 वेरिएंट का पता चल चुका है, जिन्हें UK, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के रूप में पहचाना जाता है। ये वेरिएंट कोरोना के मूल वायरस से ज्यादा खतरनाक और संक्रामक माने जाते हैं। तो भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम भी अपने स्तर पर लगातार जारी है। दिल्ली में क्या हालात हैं, इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कोरोना के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं, नदियों में शव बह रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। नदियों में शव बह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही है, जिसके चलते विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। पीएम को सेंट्रल विस्टा के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक लगी हैं, लेकिन ये सरकार को नहीं दिखता, ये प्रधानमंत्री को नहीं दिखता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कोरोना टीकाकरण नीति पर भी सवाल उठाए हैं। नहीं बचाएंगे आरोग्य सेतु और नोविन ऐप, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। एक बार फिर से पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा गया है राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि जो तस्वीरें डराने वाली निकलकर सामने आ रही है, तमाम ऐसी नदियां हैं जहां पर दर्जनों शव एक एक साथ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस सवाल उठा रही है और कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का ध्यान सेंट्रल विस्टा पर है। अनगिनत शव जो कि नदियों में बह रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वैक्सीनेशन जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। जो आरोग्य सेतु ऐप है उस पर भी सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए हैं। तो दिल्ली में वैक्सीन की कमी इस समय है। सीएम केजरीवाल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से
लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है, मैंने खुद देखा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती, तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है, उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो, जब पहली लहर आई थी, हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो। एक ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। अपने नेड़ले सरकारी ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो एक तरफ नए वेरिएंट को लेकर चिंता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम लगातार तेजी से चल रहा है। टीकाकरण जो लोग करवा रहे हैं उनको सुनिए। ट्राई कर रहा था मैं, लेकिन कल सडनली किसी ने बोला कि 9 बजे खुल रहा है, तो इमीडिएट ट्राई किया मैंने और मेरा नंबर आ गया। बट अगेन लास्ट 10 दिन से इट वॉज ए स्ट्रगल। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल रहा है, बिकॉज 1 सेकेंड के अंदर बुकिंग हो रही है। आप बुक करने जा रहे हैं, अवेलेबल दिखा रहा है, तो बुक नहीं हो रहा है। बट लकीली कल आई वॉज लकी, तो मेरा नंबर आ गया कल। बट ठीक है, 10-15 दिन का वेट करना पड़ा, बट आई एम श्योर कितनी पॉपुलेशन देख के 10 दिन में नंबर आना एक बड़ी बात है इंडिया के कंट्री के लिए। आप बीकेसी कोविड सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर पे आए, राइट। रहते कहाँ पर है? इसी क्षेत्र में? मैं मलाड रहता हूँ, यहाँ से 20 मलाड से यहाँ आए। हाँ।
कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं नज़दीकी सेंटरों में बुक करने के लिए? मिल ही नहीं रहा है, कल 4-5 सेंटर ही मिल हो रहा है और यहाँ पे लेकर कल सडनली मिल गया, पर सब जगह ट्राई कर लिया मैंने, वो बुकिंग नहीं मिल रही है। लेकिन कल लकीली आज वेरी लकी आउट से कि मेरे को यहाँ मिल गया। बट यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आई मस्ट से कि मेरे को 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया, इंक्लूडिंग आधा घंटा वेटिंग टाइम के बाद भी मेरा सब काम यहाँ हो गया। सो रियली फैसिलिटीज वेरी रियली गुड यार। अब बुकिंग में तो एटलीस्ट 10 दिन से परेशान था। कोविन का जो ऐप है, वो वेबसाइट है, वो बराबर कैप्चा चलता नहीं है, तो लकली कल हो गया है, लेकिन अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अच्छा, एक बात बताइए, आप रहते कहाँ पर? मैं रहता हूँ कुर्ला में। कुर्ला रहते हैं, तो नज़दीकी जो है बीकेसी है। बीकेसी है, हाँ। कुछ बहुत दिक्कत आई, मतलब क्या, मतलब कितने दिनों से आप प्रयास कर रहे थे? मैं 10 से 15 दिन से प्रयास कर रहा हूँ, जब से ये चालू हुआ है। हाँ, पहले मैं अपने भाई का प्रयास कर रहा था 45 का, तो उनको मिला। फिर जब मेरा स्टार्ट हुआ 1 मई से, तो मैं जिस दिन से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है उस दिन से 2 घंटा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। अशोक सरवाल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं। ईशान त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सरवाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि इस समय जो चिंता है नए वेरिएंट को लेकर है। WHO ने खुद कहा है कि ये भारत पर संकट है और बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। न्यू वेरिएंट जो आया है अभी, ये जो N440K जो बोल रहे हैं, इसकी काफी विरुलेंस पावर 15 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जो सेम स्टेज। और देखा भी है इसके अंदर जो हमारे जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये स्प्रेड हो रहा है, पहले अगर सिम्टम्स 10 दिन में आते थे, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो 4 से 5 दिन में आने शुरू हो गए हैं। इस कारण काफी ये प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पेशेंट्स की जो डिटोरेट कर रहे हैं, काफी जल्दी डिटोरेट कर रहे हैं, और उसको पकड़ने में जैसे RT-PCR टेस्ट या नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट जो टेस्ट करा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा है। तो इस कारण काफी टाइम भी लगता है रिपोर्ट आने में, और इस वजह से जब तक पेशेंट की रिपोर्ट आती है, काफी कंडीशन में पेशेंट काफी सीवियर फॉर्म में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से हम ट्रीटमेंट करने में एक असुविधा हो रही है पेशेंट की। ठीक है ईशान जी, हमारे देश में समय जैसे हालात हैं, एक तरीके से सरकार तो फेल है ही, और जो अस्पतालों का सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि चाहिए। मरीजों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही है, और अब तो वैक्सीन खत्म हो गई है। जिस राज्य में वैक्सीन खत्म हो जाती है वहां पर वैक्सीनेशन रुक जाता है। ये सिर्फ दूसरी लहर है। तीसरी लहर का डर है एक तरफ, अब जो दूसरा डर है सबसे बड़ा, वो नए वेरिएंट का है। क्या कहता है आपका नजरिया? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसका मैं फेलियर नहीं कहूंगा, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कोलैप्स हो गया है, वो एक्सपोज हो गया है। वो एक्सपोज इस तरह से हो गया है कि हमको देखिए, फर्स्ट वेव के बाद 8 से 10 महीने 11 महीने मिले तैयारी करने के लिए सेकेंड वेव के लिए। पहली बात तो ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं, वो ये बात मान चुके हैं कि हम दूसरी वेव को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए, कि हमें पता ही नहीं था कि दूसरी वेव आएगी ही आएगी। दूसरी चीज ये है कि अब आपने बात करी कि 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम कोरोना वायरस जो है वेव 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं घुसा था, वेव 2 में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस घुस चुका है। हम सबको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना ICUs हैं वहां पे, ना वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन तो आप छोड़ दीजिए, और वैक्सीनेशन की तो आप बात ही मत करिए। वैक्सीनेशन की बात क्यों ना करिए, देखिए मैं आज को हम थोड़ा सा डेटा पे बात करते हैं। तो डेटा मैं आज का बता देता हूं आपको, कल तक का डेटा मैं आपको बता देता हूं कि एक हफ्ते में, जब से ये 1 तारीख से हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हमने बोला उसको, क्या वो सही में लार्जेस्ट है कि नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ। देखिए, जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है, यानी कि 10 में से 2 लोग संक्रमित हैं, वो है 306 जिले पूरे भारत। उसमें से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पिछले 1 हफ्ते में 50% यानी कि 50% से घट गया है 37 जिलों में। उसके बाद 40 से 50% जहां पे घटा है वो है 23 जिलों में। उसके बाद 30 से 40% जो गिरा है वो है 41 जिलों में। 20 से 30% जहां नीचे आया है वो है 41 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि 41 जिलों में। उसके बाद जहां पे 20% से कम हुआ है वो है 62 जिलों में। तो ये साफ दर्शाता है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है। बिल्कुल, इसका रीजन क्या है? ब्रेक के लिए रुकना होगा। ईशान जी, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो नई वेरिएंट की चिंता बहुत ज्यादा सामने आ रही है। डॉक्टर सरवाल, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और एक रिसर्च में सामने आया है 50% लोगों का हार्ट डैमेज हो चुका है। क्या है इसके पीछे? बेसिकली जो है जो कोरोना वायरस क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं और काफी जो हमारे बायोमार्कर्स में डी डाइमर IL-6 आते हैं, ये मार्कर्स स्पेसिफिकली यूज होते हैं कि हमारी की वैस्कुलरिटी जो है वो ब्लड में कितनी है। तो जब इन मार्कर्स का वैल्यू डिरेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी में जो है जो ब्लड की जो मात्रा है वो काफी गाढ़ी हो गई है। तो हमें काफी ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिससे खून पतला रहे, जो कि काफी आजकल फ्लेक्सिन और ये मेडिसिन आपने सुनी होंगी, ये काफी मेडिसिन आजकल प्रचलित हो रही हैं और इनकी शॉर्टेज भी होनी शुरू हुई क्योंकि लोगों ने इसके एक्सेसिव यूज स्टार्ट कर दिया है। तो इस कारण पेशेंट्स को जब अब दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आती है तो हार्ट में भी ये प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में बेसिकली जो है मेनली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से फैल के दूसरे ऑर्गन्स में जाने की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हार्ट पेशेंट्स हैं जो इससे अफेक्ट होंगे, पेशेंट्स जो भी हैं सारे पेशेंट्स इससे अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पे ये जो रिसर्च है अभी चल रही है कि क्यों इसका आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये खून जो गाढ़ा हो रहा है इस वायरस की वजह से, वही एक रीजन है जिस वजह से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है ईशान जी, अपनी बात पूरी करिए क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े जो कि आप अभी बता रहे थे जो कि जानना देश के लिए भी जरूरी है। जैसा कि मैंने काजल जी आपको अभी बताया अपने पिछले वाक्य में कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव हम बोल तो रहे हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है वो घट रहा है, लेकिन देखिए इसके पीछे का हमको कारण जानना होगा। भारत जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, यानी कि सबसे ज्यादा वैक्सीन पूरे भारत में बनती है। पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती है। इस हिसाब से हमारे को अपनी देश की जनता को कम से कम 90% 80% तक हमको वैक्सीन प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अभी तक सिर्फ पूरे 10% लोगों को ही एक डोज लगा पाए हैं, 10 से 11% लोगों को। तो ये सबसे चिंता का विषय है कि सरकार ने अक्टूबर नवंबर में जब बाकी संपन्न देश बाकी देश वैक्सीन के ऑर्डर्स दे रहे थे तब ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए? क्योंकि दूरदर्शी सोच होनी चाहिए सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके एडवाइजर्स की या उनके मंत्रियों की। अब हम बात करते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। देखिए हमको एक यूनिवर्सल वैक्सीन ड्राइव चलानी पड़ेगी। यूनिवर्सल वैक्सीन ड्राइव में जो मेरा मानना है 3 चीजें होनी चाहिए कि अगर सरकार 1 नेशन 1 मार्केट प्रपोज कर सकती है फार्मर्स के लिए यानी कि किसानों के लिए, तो हमारे को 1 नेशन 1 प्राइस रखना चाहिए वैक्सीन के लिए। 1 नेशन 1 प्राइस का मतलब है कि बिल्कुल वैक्सीन मुफ्त होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो वैक्सीन का जो प्राइवेट में प्राइस जो है वो 900 रुपए है कोविशील्ड का और 1250 रुपए में मिल रही है कोवैक्सीन। तो गरीब आदमी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं लगवा पाएगा। दूसरी चीज इसमें मतलब जो इसमें इसी पॉइंट में दूसरी चीज है 1 नेशन 1 प्राइस में कि आप देखिए अगर हम पोलियो जो बीमारी थी उसको हम क्यों हरा पाए, क्योंकि वैक्सीन का कोई प्राइस नहीं था।
लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को ये करना चाहिए कि आप कोविन ऐप पे रजिस्टर ना करवा के आप वॉक इन करिए, पब्लिक हेल्थ जो सेंटर है उसमें वॉक इन करिए, आप जाइए, वैक्सीन लगवाइए, कार ड्राइव शुरू करिए कि आप गाड़ी से आएंगे, वैक्सीन लग जाएगी, आप चले जाएंगे। तो इस तरह के मास लेवल पे सरकार को करना चाहिए। उसके लिए आपको पहले वैक्सीन का आयात बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इंपोर्ट तो करिए ही करिए, लेकिन वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए। जैसे कि अब मैं देख रहा था कि स्टोरी में केजरीवाल जी बोल रहे थे कि जितनी कंपनीज, जितनी फैक्ट्रीज जहां पे वैक्सीन बन सकती है उन सबको सरकार को अपने अंडर ले लेना चाहिए और वैक्सीन का प्रोडक्शन को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देना चाहिए। दूसरी चीज, अब देखिए कि वैक्सीन का जो ये है हमारा जो हमारा कोविन ऐप है, कोविन ऐप इतना कारगर नहीं है क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में हम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए पूरा भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, मैक्सिमम भारत, और वहीं पर इस टाइम कोरोना घुस चुका है। तो कोविन ऐप जो है, जो कि वेबसाइट है, उस पे लोग जाके रजिस्टर नहीं कर सकते, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, या फिर आप बोलिए कि लोगों की इतनी सुविधाएं नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये वॉक इन ड्राइव चलानी पड़ेगी। बिल्कुल ईशान जी, एक चीज और आपसे समझेंगे। यहाँ हमने देखा है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला था 18+ लोगों का, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शुरू हो नहीं पाया क्योंकि वहां पर वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। तो यहाँ इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि सरकार बिना इंतजाम किए घोषणा कर रही है, बिना इंतजाम किए बस जल्दबाजी कर रही है। बिल्कुल सही बात बोली है आपने काजल जी। देखिए 1 तारीख को अगर आपने शुरू किया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वैक्सीन था, और लेकिन अब जब ऐप पे नहीं मिल रहा, पब्लिक हेल्थ सेंटर पे जाके नहीं मिल रहा, कहीं पे भी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपने झूठा वादा किया था कि 1 तारीख से आप 18 से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। ये झूठा वादा नंबर 1। ठीक है, अब इसके लिए क्या रीजन रहा है ये तो मोदी जी बता सकते हैं। मैं आपको जो मेरा मानना है, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम बनाते मेरा मानना है, वो ये है कि हमने एक व्यक्ति के हाथ में इतनी सत्ता दे दी है, इतनी पावर दे दी है कि जो उसके मंत्री हैं, चाहे वो हर्षवर्धन जी हो या अन्य कोई मंत्री हो, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार की जो इमेज है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज है, उसको लीपापोती करने के लिए वो हाथ भी अपने आपस में ही तालियां बजा रहे हैं, आपस में ही अपनी कमर थपथपा रहे हैं एक दूसरे की, और ये झूठे वादे कर रहे हैं लोगों के सामने आके। तो लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि जो सरकार की जो यहाँ पे जैसा रवैया रहा है उनके प्रति, वो लोगों को अब समझना पड़ेगा और लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम या फिर किसी तरह का जो धार्मिक विद्वेष है, ये मुद्दे नहीं है। अब ये मुद्दे हैं कि आपको अच्छी सड़क, पानी, आपकी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधाएं कौन देता है, ये मुद्दे होने चाहिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सरवाल, अब तीसरी लहर का तो डर है ही, नए वेरिएंट का तो डर है ही, अस्पतालों को लेकर आपसे मेरा सवाल होगा, अस्पताल किस तरीके से अपने आप को मजबूत करें, जो अस्पतालों की कार्यप्रणाली है, जो सिस्टम है वहां का, उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि नए वेरिएंट से लड़ा जा सके, तीसरी लहर से लड़ा जा सके। अपने स्तर पर क्या तैयारियां डॉक्टर्स को करनी चाहिए, अस्पतालों को करनी चाहिए? जैसे अभी तो काफी अस्पतालों ने शुरू भी कर दिया है। हर पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में आता है पहले उसका एक स्क्रीनिंग होता है, टेम्परेचर कितना है पेशेंट का, सैचुरेशन कितना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट उस कैटेगरी में आता है जिसको कोविड हो सकता है, तो उन पेशेंट्स को अलग लेके जाया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में चल रहा है। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने काफी ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ाई है, बट ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि काफी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मेडिसिन की, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन सप्लाई की, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वैक्सीन की। तो ये सब तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे रोकना ही पड़ेगा ताकि हॉस्पिटल्स को ये प्रॉपर मुहैया कराई जाए। दूसरा, पेशेंट्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि उनको अगर सिम्टम्स हैं तो प्रॉपर पेशेंट अपने टेस्टिंग करवाएं। दूसरा, डॉक्टर को जरूर सलाह लेके ही मेडिसिन दे, ऐसे अपनी मर्जी से घर पे मेडिसिन लेके ना रखें। तीसरा, हॉस्पिटल्स के आगे जैसे गवर्नमेंट ने काफी ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर अपना टेक ओवर कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट को एक्चुअली ये डाटा ही नहीं है कि किस हॉस्पिटल को कितना एक्चुअल ऑक्सीजन चाहिए, एंड अननेसेसरी जिस हॉस्पिटल को कम ऑक्सीजन चाहिए उसको ज्यादा मिल रहा है, और जिस हॉस्पिटल को एक्चुअल में सप्लाई जरूरत है, उनके पास वेंटिलेटर्स हैं, बाईपास मशीन है, उनको एक्चुअली ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। तो कई हॉस्पिटल में तो एक्चुअली बेड खाली भी हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन होने की वजह से वो एडमिशन नहीं हो पा रही, और जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है वहाँ पे सिर्फ बेड्स हैं और उनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं ऑक्सीजन की। तो ये तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि किस हॉस्पिटल को कितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, और ब्लैक मार्केटिंग तो इनको रोकनी चाहिए। तीसरा, जो वैक्सीनेशन की जो चीज है वो हॉस्पिटल्स में जैसे कि बताया भी है सर ने, कि वैक्सीनेशन को फ्री करा देना चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स के ऊपर भी जो लोड है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं और वो पेमेंट नहीं दे पाते, तो अननेसेसरी वैक्सीन जो अगर वैक्सीन आपको
ध्यान हो तो एक वैक्सीन एक बार खुल जाती है तो उसे कुछ घंटे के अंदर ही वो वैक्सीनेशन लगानी होती है। अगर पेशेंट नहीं आ पाते उस टाइम में तो वैक्सीन एक्चुअली वो खराब भी जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब वैक्सीन खुले तो पेशेंट आ जाएं और उनमें प्रॉपर तरीके से उनको वैक्सीन लगे। तो ये सब चीजें जो हैं गवर्नमेंट को भी ध्यान चाहिए, हॉस्पिटल्स तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपना पूरा कर रहे हैं, बट कभी कभार ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले लोग हैं, रेगुलेशन है रूल्स ऐसे बना देते हैं कि वो प्रॉपर फॉलो ही नहीं हो सकते। तो इस चीज पे काफी ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। ईशान जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, 30 सेकंड आपके पास है, लास्ट रिएक्शन आपका भी। जी मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए जिस तरह की कालाबाजारी हो रही है वो सरकार को रोकनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है काजल जी, सरकार, पुलिस और प्रशासन अगर चाहे तो एक मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो ये सब में जो पुलिस का रोल है, जो सरकार की जो ढिलाई है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि कालाबाजारी से। और मेरा लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह में आप आपदा में अवसर मत ढूंढिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को सीरियस मत लीजिए, आपदा में अवसर ना ढूंढ के लोगों की मदद करिए। लोग बहुत पीड़ित हैं इस टाइम, इस तरह की कालाबाजारी रोकिए और आगे आके आप लोगों की मदद करिए। और प्लाज्मा, मेरा दूसरी रिक्वेस्ट है, आखिरी मैं 2 सेकंड लूंगा आपसे, मेरा यंग लोगों से रिक्वेस्ट है और जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, कृपया आगे आइए, प्लाज्मा डोनेट करिए, वो सेफ है। और क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस टाइम प्लाज्मा डोनर्स की आ रही है, प्लाज्मा डोनर्स बहुत कम है और प्लाज्मा की डिमांड बहुत ज्यादा है, कृपया आगे आइए और प्लाज्मा डोनेट करिए। बिल्कुल ईशान जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सरवाल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश में इस समय जैसी समस्या है, जैसी परेशानियां हैं, अब जरूरत है सबको एक साथ आने की, एकजुट होकर इस कोरोना से लड़ाई लड़ने की, तभी इससे जंग जीती जा सकती है। वरना खतरनाक दूसरी लहर तो है ही, तीसरी लहर उससे ज्यादा, और जो नए वेरिएंट और ज्यादा डराने वाले, खतरनाक हो सकते हैं, जिनका संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।